हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाईटेक जीएसएम में। मैंने आप सभी से अपने फेसबुक आईडी पे पूछा था कि आपको यूएफएस, ईएमएमसी, ईएमसीपी, नैंड ये सब की फ्री ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें काफ़ी लोगों ने आपने कमेंट किया कि हाँ, हमें इस पे वीडियो चाहिए और फ्री ट्रेनिंग चाहिए। तो हमारा पहला वीडियो यूएफएस ट्रेनिंग के ऊपर रेडी है। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है, 3 से 4 दिन रिसर्च किया, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और इसमें आपके यूएफएस चिप से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आपके माइंड में, आई थिंक वो सब इस में क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे यूएफएस के बारे में: इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। लेकिन मैंने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप कर दिया है क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो हम इसमें स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक सवाल जो कि यूएफएस से है, जो आपको जानना ज़रूरी है, उसको क्लियर कर लेते हैं। तो पहला सवाल है कि यूएफएस है क्या? ये है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें यूएफएस की चिप की मिनिमल साइज़ क्या होती है, मतलब ये कहाँ से चालू होती है, इसकी मिनिमम कैपेसिटी की चिप कितने जीबी की होती है? तो इसका आंसर है, इसकी 32 जीबी से स्टार्ट होती है यूएफएस की चिप। काफ़ी लोग बोलते हैं कि 128 जीबी, 264 या 64 जीबी इस टाइप से स्टार्ट होती है। नहीं, 32 जीबी से आपकी यूएफएस की चिप स्टार्ट होती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ये लो पावर कंजप्शन करता है, मतलब आपकी बैटरी बैकअप इंक्रीज़ कर देगा। दूसरा, इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट काफ़ी हाई है, ईएमसी और ईएमसीपी से 10 गुना या उससे ज़्यादा तेज़ हो सकती है ये। और इसमें आपको एक एडवांटेज और मिलता है कि ये सेम टाइम पे रीड और राइट कर सकती है, जो कि ईएमसी या ईएमसीपी पे पॉसिबल नहीं था। उसमें आप एक टाइम पे या तो रीड कर सकते हैं या तो राइट कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ वो सपोर्ट नहीं करता था। यूएफएस में एक और बेनिफिट है कि हम अपने स्टोरेज को, जो फ़ोन स्टोरेज है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मतलब इन अदर वर्ड्स बोलूँ तो मैं अपने पीसी के जो स्टोरेज का साइज़ है और अपने फ़ोन का स्टोरेज लगभग सेम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम अभी मार्केट में कैपेसिटी वाली डिवाइस है, मतलब इसमें 1 टीबी लास्ट आती है अभी, जो कि सैमसंग ने बनाई है इसकी 1 टीबी की आपकी यूएफएस की चिप, और ये यूएफएस 3.0 की चिप है। और नए प्रोसेसर जितने हैं वो सारे आपके यूएफएस चिप्स को सपोर्ट करते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बॉक्स हैं जो यूएफएस चिप को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है EasyJet। ये फुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, अभी जो मार्केट में रनिंग डिवाइसेस हैं उनको सबको सपोर्ट करता है। ये यूएफएस 2.0 और 2.1 को सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ, यूएफएस के अगर आपको काम करना है EasyJet टेक के साथ, तो इसमें आपको लिमिटेशन मिलेगी। मतलब आप 3.0 की चिप, जो कि अभी नए फ्लैगशिप फ़ोन्स पे आ रहे हैं, उसको आप सर्विस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें स्पीड काफ़ी कम है। रीड राइट करने के लिए आई थिंक आपको 12 MB 15 MB की मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, जो कि काफ़ी कम है। सेकेंड बॉक्स हमारा आता है मेड्यूसा प्रो 2। इसमें आपकी सारी यूएफएस की चिप सपोर्टेड है जो अभी मार्केट रनिंग है, 2.0, 2.1 और 3.0, और मे भी आगे 3.1 भी सपोर्ट होगा इसमें। तो इसमें एचएस गियर भी सब टेक्नोलॉजी भी सपोर्टेड है, मतलब इसमें आप हाई स्पीड रीड राइट कर सकते हैं मेड्यूसा प्रो 2 के साथ। लेकिन मैंने सुना है इसमें कुछ बग है यूएफएस 3.0 को लेके, तो अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा तो इसका फर्मवेयर अपडेट आएगा जिससे ये फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं यूएफआई की। यूएफआई में कोई भी यूएफएस की चिप सपोर्ट नहीं है, ना ही होगा, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है वो यूएफएस की चिप सपोर्ट नहीं करता। एक और बॉक्स है जिसका नाम है NU-PROC करके, ये इंडियन मार्केट में नहीं मिलता, बाहर मिलता है। वैसे मैंने इसको लिस्ट आउट कर दिया है क्योंकि इसमें सपोर्ट करता है, लेकिन ये काम का नहीं है क्योंकि इसमें बूट रिपेयर के फ़ीचर काफ़ी कम है। इसका मेन पर्पस डाटा रिकवरी के लिए था, बूट रिपेयर के लिए बॉक्स नहीं है। वैसे भी अभी सारे फ़ोन इनक्रिप्टेड आ रहे हैं, तो डाटा रिकवरी भी आप इससे नहीं कर पाएंगे। एक और टूल आता है MIPI टेस्टर बॉक्स, जो कि आगे कुछ मंथ्स में आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। इसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, और ये सारे यूएफएस चिप को सपोर्ट करता है विथ एचएस गियर मोड, मतलब इसमें हाई स्पीड आपका रीड राइट सपोर्ट होगा। प्लस इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 से लेकर 240 Mbps रहेगी यूएफएस चिप के ऊपर।
ये सारे UFS चिप 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 सबको सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि हमें स्पेशल अडाप्टर क्यों चाहिए होता है UFS के लिए, और क्या ये हम अडाप्टर घर पे बना सकते हैं या फिर अपने लैब में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए UFS एक नई टेक्नोलॉजी है, भले उसका बाहर का जो इंटरफेस है वो सेम दिखे, मतलब चिप दिखने में UFS की eMMC या eMCP टाइप ही दिखती है, लेकिन अंदर की टेक्नोलॉजी उसकी अलग है। तो उसके लिए हमको एक नया हार्डवेयर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम उसको सपोर्ट करा सकें, और इसमें आपके डाटा के कनेक्शन के पॉइंट भी अलग होते हैं, प्लस इसमें जो वोल्टेजेस के पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब पहले जो आपका eMMC आते थे उसमें VCC VCC-Q होता था, इसमें VCC VCC-Q और VCC-Q2 भी होता है। तो इस वजह से हमको इसके सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, क्या हम इस अडाप्टर को घर पे बना सकते हैं, तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं इसके साथ। मतलब अगर आपके पास UFS का एक अडाप्टर है तो दूसरा आप घर पे बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 153 है तो 254 आप बना सकते हैं, 254 है तो 153 बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसका रीज़न ये है कि आजकल जो भी बॉक्स आ रहे हैं मेड्यूसा प्रो 2 या EasyJet, इन लोगों ने अपने बॉक्स के साथ अडाप्टर में भी अभी सिक्योरिटी डाल दी है। मतलब इसमें एक चिप रहती है जो ये आइडेंटिफाई करती है कि ऑथेंटिक सॉकेट है या नहीं, मतलब उस टीम ने बनाया है या उस टीम का सॉकेट होगा तो ही वो आइडेंटिफाई का प्रोसेस लेगा। तो आप कर ये सकते हैं कि आप एक सॉकेट लें जिसमें उसकी IC या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी उसमें लगा हो वो उसके थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक कन्वर्टर बना के आप इसको दूसरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने 153 ख़रीदा और इसके बाद आपने एक 254 का आपने कन्वर्टर बना लिया जिसके थ्रू आपका 254 भी काम कर जाएगा, या आपने 254 ख़रीदा और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप 153 में, क्योंकि उसमें चिप लगी रहेगी तो वो उसमें एरर नहीं देगा। पहला जो EasyJet का रिलीज़ आया था उसमें लोगों ने यही कंप्लेन किया था। क्या है, उन्होंने 254 का सॉकेट निकाला था जिसमें ISP कनेक्शन दिया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उससे 153 को जब कनेक्ट कर रहे थे कोई यूज़र ISP के थ्रू, तो उसमें एरर दे रहा था कि सॉकेट जो आपने के पास है और जो चिप आप कनेक्ट कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग था। तो पहले इसमें क्या है, आप अगर UFS का 254 चाहिए तो 254 के सॉकेट में काम करेगा, उसमें आप 153 को कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अभी इस फीचर को इसने ऐड कर दिया है तो आप इसके थ्रू आप अपना एक अडाप्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है अपने पास। अब बात करते हैं UFS 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 क्या है। तो ये जनरेशन है UFS चिप की। जब ये लॉन्च हुआ था UFS चिप तो 2.0 के साथ हुआ था, BGA 095 के साथ, और ये आपके सैमसंग के जो ओल्ड फ्लैगशिप फ़ोन है जो कि S6, S6 Edge, ये उसके साथ लॉन्च हुआ था। तो अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया, इसका जनरेशन आगे बढ़ते गया और इसमें इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड बेटर हुई, कनेक्टिविटी बेटर हुई। तो इसके बाद अभी UFS 3.0 फ्लैगशिप में आ रहा है, 3.1 अभी प्रोडक्शन और टेस्टिंग में चल रहा है, लेकिन जनरली अभी आपको मार्केट में 2.1 ही देखने को मिलेगा मोस्टली डिवाइस में। फ्लैगशिप फ़ोन्स जो अभी आ रहे हैं उसमें आपको 3.0 या 3.1 मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल फ़ोन्स पे आपको 2.1 ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा ब्रांड है जो कि UFS चिप बनाता है। तो ये सैमसंग है, तोशिबा है, SanDiskCam, माइक्रोन है, SK Hynix है। ऐसा कौन सा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा कौन सा ब्रांड है जो सिर्फ eMMC ECP बनाता है, मतलब eMMC और eMCP बनाता है, UFS नहीं बनाता, वो किंगस्टन है। अभी किंगस्टन में कोई भी आपको UFS की चिप देखने को नहीं मिलेगी। एक सवाल और है कि मैक्सिमम UFS की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो मैंने इसके लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 TB है UFS 2.1 और 3.0, दोनों में आपको 1 TB की मैक्सिमम स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोनों ही सैमसंग की ओर से है, और UFS 3.1 पे सैमसंग ऑलरेडी काम कर रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, अब ये बात करते हैं कि कौन कौन से हैंडसेट में हमको UFS 3.0 या 3.1 देखने को मिलती है, जो कि एकदम एडवांस्ड है, जो कि आपको अभी EasyJet में नहीं मिलेगा,
लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन्स में ये चिप आ रही है। तो गैलेक्सी S20, गैलेक्सी नोट 10, सैमसंग फोल्ड, आसूस ROG 2 में आपको UFS 3.0 देखने को मिलेगा। Realme X50 में भी है, OnePlus 7 में भी है, 7T में है, X2 है Realme का, Vivo Nex 3 में मिल जाएगा आपको ये, Nubia Red Magic 3.0 में, Black Shark 2 में मिल जाएगा। UFS 3.1 सिर्फ अभी तक एक ही फ़ोन में आई है, जो कि IQOO3, जो कि आई थिंक Realme का ही एक सब ब्रांड है जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स उसके बनाते हैं। तो इसमें आपको 3.1 मिल जाएगा, जो कि आपका 8 GB और 8 GB और 12 GB रैम के साथ आता है, जिसमें आपको स्टोरेज की कैपेसिटी 128 GB और 256 GB मिलती है। अब बात करते हैं UFS कौन कौन से BGA सॉकेट टाइप में आता है। तो ये 3 टाइप में आता है, 095, 153 और 254। तो 095 वैसे अभी बंद हो गया है। जनरली आपको किसी भी फ़ोन में 095 नहीं देखने को मिलेगा, सिवाय S6, S6 Edge और एक आध मॉडल और होंगे सैमसंग के। तो ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको अडाप्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप सॉकेट लेना चाहते हैं तो 153 या 254 लीजिए। 153 आपको सैमसंग के काफ़ी हैंडसेट्स में देखने में मिल जाएगी और कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स में भी आपको मिल जाएगी। 254 आपको ओप्पो, वीवो और इस टाइप के कुछ ब्रांड में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, सभी फ़ोन में 254 नहीं आएगी ओप्पो, वीवो में, कुछ में आपको 153 भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UFS टेक्नोलॉजी क्या सिर्फ मोबाइल चिप स्टोरेज के लिए है या फिर दूसरे डिवाइसेस में भी ये इफ़ेक्ट करेगा और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि UFS टेक्नोलॉजी हर चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, जैसे कि आपका SSD मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि माइक्रो SD कार्ड जो अभी मार्केट में चल रहे हैं वो SSD के लिए भी आने वाले हैं, मतलब SSD कार्ड। तो इसमें बीच में भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक लंबी सी कार्ड रहेगी जो कि UFS के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो ये आपकी हर चीज़, हर वो डिवाइस जिसमें आपके स्टोरेज ऑप्शन होता है, भले वो हार्ड डिस्क हो, आपका SSD हो, मेमोरी कार्ड हो, मोबाइल हो या जो भी हो, सब में ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आएगी। अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट ये आपको मोबाइल के स्टोरेज चिप में मिल जाएगी और मेमोरी कार्ड भी इसके आ चुके हैं लगभग मार्केट में। तो आपको आने वाले समय में जो आप नॉर्मल मेमोरी कार्ड स्लॉट देखते हैं वो चेंज होके UFS की मेमोरी कार्ड स्लॉट आ जाएगी आपके फ़ोन में, जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट ये है कि आपको बिगर स्टोरेज मिलेगी, सब कुछ कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे पहले हार्ड डिस्क आती थी, फिर वो पोर्टेबल हुई और उसके बाद उसमें SSD आई, तो आपने देखा होगा कि वो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से एक छोटे से हार्ड ड्राइव में कन्वर्ट हो गई। और अभी ये आने के बाद इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक छोटी सी चिप में अपन 1 TB कर सकते हैं, तो ये और कॉम्पैक्ट हो जाएगी। मतलब एक पॉकेट में करीबन 5000-6000 GB लेके घूमेंगे। तो ये इस टाइप की चीज़ है। और इसमें एक बेनिफिट और है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब जल्दी ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े डाटा आप तुरंत ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो डिसएडवांटेज भी है इसका एक कि अभी ये नई टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी कॉस्टली है अभी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे डिवाइसेस में फैलेगी इसकी कॉस्ट भी कम होगी। वैसे अभी अगर आप बड़े स्टोरेज पे लेना चाहें तो ये उतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। SSD और आप इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। क्या UFS चिप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है सपोर्ट करता है? जी हाँ, UFS चिप सारे नहीं लेकिन कुछ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी डिवाइस में UFS 2 लगा है तो आप उसमें 2.0 लगा सकते हैं, लेकिन ये सभी के साथ नहीं है। कुछ स्पेसिफिक UFS चिप है उसके साथ ही आपको मिलेगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या UFS में रैम भी इंक्लूड होता है? तो ये सभी में नहीं होता, लेकिन कुछ में आपको रैम साथ में देखने को मिल जाएगा। 153 में जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 254 में मेरे ख्याल से रैम है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे पता लगाएं कि फ़ोन में UFS लगी है, eMMC लगी है, eMCP लगी है, बिना गूगल को और किसी भी वेबसाइट को यूज़ किए बगैर। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप उसका प्रोसेसर चेक करिए,
प्रोसेसर के हिसाब से ही स्टोरेज चिप उसमें लगती है। तो मैं एक लिस्ट आपको दे दूँगा, इसमें आपको UFS 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 में जो प्रोसेसर आ रहे हैं, मतलब जो उस चिप को सपोर्ट करते हैं, वो वाले प्रोसेसर की मैं आपको लिस्ट दूँगा। उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी चिप लगी है। और साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने UFS 3.0 लिखा है तो उसमें 2.1 ना हो, क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि किसी में 2.1 लिखा है, 2.0 की चिप उसमें लगी हो, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है उस फ़ोन में या उस प्रोसेसर में, तो हो सकता है कि उसमें पुरानी चिप भी लग जाए। और दूसरा तरीका है जो कि सबसे कारगर है, जो कभी फेल नहीं होता, पार्ट कोड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी चिप लगी है इसमें। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। हर कंपनी का एक पार्ट कोड उसमें लिखा होता है चिप में, तो उसके थ्रू पता करना सबसे आसान है, सबसे इजी है। और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा वर्क करेगा। इसमें आपको कोई भी ऐसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर चिप आपकी गूगल में भी नहीं है तो भी आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये सब ब्रांड्स का अलग पार्ट कोड होता है, उसको डिकोड करने का तरीका अलग होता है। तो आज हम सिर्फ एक ब्रांड के ऊपर बात करेंगे, माइक्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे ब्रांड्स जैसे आपका SK हाइनेक्स, सैमसंग, तोशिबा, सैनडिस्क और बाकी ब्रांड्स के ऊपर भी मैं इसको बनाऊंगा कि इसका पार्ट कोड डिकोड कैसे करते हैं। तो मैंने माइक्रॉन की एक चिप का ये पार्ट कोड यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर आपको चिप के ऊपर दिख जाएगा। तो इसको डिकोड कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट 2 लेटर होते हैं MT। MT का मतलब होता है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ब्रांडिंग के लिए यूज़ होता है। फिर आपको थर्ड और फोर्थ लेटर है। थर्ड फोर्थ लेटर आपको ये बताएगा कि किस प्रोडक्ट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें FC मिलेगा आपको ज़्यादातर माइक्रॉन की। अगर FC भी EM या फिर देखेंगे FC लिखा हुआ, तो मतलब वो नैंड प्लस कंट्रोल। वैसे अपने को इतना ध्यान देना नहीं है क्योंकि इसमें ये सेम होंगे। याद आ जाता है फिफ्थ सेवन्थ लेटर, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर होता है। डिपेंड सिचुएशन, जैसे मान 32 GB यहाँ रहेगा 30G, अगर इसका जगह 22 है तो 8G रहेगा। तो इसमें 3 लेटर आएंगे, 32 या फिर सकते हैं 28G। तो करता है कि इसको, तो मैंने स्टोरेज का कोड यहाँ देख सकते। अब हाँ, ये काफ़ी यहाँ स्टोरेज चालू हुआ था, आगे से सब काम याद आता है एस। तो एक जो है फ्लैश कंपोनेंट डी को रहता है, तो ये पता नैंड फ्लैश क्या टाइप। तो AS का होता है 2GB होता है, ये जनरली के लिए ही हो। तो आप ज़रूर देखिए, कोई से मिल जाएगा। यहाँ मैंने मान से कि इसमें कितनी है, AS ये UFS ही रहेगी। तो देखना है बाद वो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कंट्रोलर UFS चिप में, कंट्रोलर अब माइक्रॉन UFS चिप का जो माइक्रॉन में आपको जो भी कंट्रोलर मिलेगा उसका सबका कोड AO रहेगा। तो इससे देखिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। एक स्टोरेज के लिए 32G या फिर जो भी लिखा होगा यहाँ, ये दूसरा AS और AO, ये एक साथ अगर लिखा है तो ये UFS चिप ही होगी। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये UFS चिप है, ठीक है। और इसके बाद हाँ, अगर आपको ये पता करना है कि इसमें BGA कौन सा है, तो इसके बाद ये जो 2 लेटर है NS, इससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें BGA कौन सा है। तो अभी माइक्रॉन चिप में 153 ही आता है, लेकिन उसमें 2 टाइप हैं। तो दोनों टाइप यहाँ मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि NS के लिए ये है और TD के लिए ये वाला है। तो जनरली आपको NS देखने को मिलेगा। वैसे दोनों में 153 ही है,
लेकिन इसकी टाइप थोड़ी अलग है, तो NS और TD मिलेगा आपको देखने को वहाँ, तो जनरली NS यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 3 लेटर और बच रहे हैं, तो A जो होता है वो स्पेशल ऑप्शन है। जैसे अगर यहाँ A लिखा है तो इसका मतलब है ऑटोमोटिव ग्रेड। वैसे ये सब मैटर नहीं करता, आप इसको चाहें तो इग्नोर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो IT होता है ये आपका ऑपरेशन के लिए जो टेम्परेचर कंपनी ने डिसाइड किया है ये वो रहता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो इसके 2 कोड होते हैं, एक IT लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एक AT लिखा हुआ मिल सकता है। जो IT रहेगा वो -40 से +95 डिग्री, और जो AT रहता है वो -40 डिग्री टू 105 डिग्री तक के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को सपोर्ट करता है। अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि इसमें वर्किंग वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो इसकी VCC जनरली 3.3 है, लेकिन ऑफिशियल मैनुअल के हिसाब से 2.7 से लेके 3.6 वोल्ट, और VCC Q2 1.7 से लेके 1.95 वोल्ट। वैसे VCC Q2 है, इसमें VCC Q नहीं होता माइक्रोन की चिप में। ये माइक्रोन की चिप जितनी आती है जनरली UFS 2.1 में आपको मिल जाएगी। तो ये थे अभी तक के माइक्रोन के लिए। बाकी जो अदर ब्रांड्स है इसकी मैं आपको जल्दी बना के दूंगा एक वीडियो। वैसे काफ़ी सारी वीडियो अभी आने वाली हैं, जैसे CID पैचिंग के ऊपर, eMMC UFS की कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, मतलब अगर कोई चिप ख़राब है तो उसकी जगह हम कौन से चिप लगा पाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक RPMB सेक्शन होता है जो कि अभी नए फ़ोन्स में आपको उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अभी माइक्रोन में 254 की IC नहीं है, मे बी इन फ्यूचर आ सकती है, लेकिन अभी तो नहीं है। और माइक्रोन की जितनी भी 153 वाली जो चिप हैं उसमें किसी में भी रैम इंक्लूड नहीं है, और सारी UFS 2.1 है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ब्रांड जैसे कि SK हाइनेक्स, सैनडिस्क, तोशिबा, इस टाइप की जो पार्ट कोड होता है उसको हम डिकोड करेंगे।